नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीओपीडी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। एक तो सीओपीडी होता क्या है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है, सीओपीडी को पता कैसे करें, इसका इलाज क्या है और इसको प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, या सीओपीडी ज़्यादा लंबे दिन तक रही तो शरीर में कैसे बदलाव हो सकते हैं, शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, उस बारे में जानकारी दूंगा। तो सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब कि ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है जिसमें शरीर के अंदर एयर नहीं जा पाती और एयर बाहर नहीं पाती, तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। सीओपीडी में दो बीमारियां आती हैं, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा। वैसे दोनों बीमारी अलग अलग होती हैं, एम्फाइसीमा एकदम अलग है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एकदम अलग है, बट चूंकि इनका जो कारण है वो एक ही है, इनके लक्षण एक जैसे आते हैं और ट्रीटमेंट एक जैसा आता है, इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों को मिला के सीओपीडी बोल दिया जाता है। कारण समझते हैं कि कैसे होता है सीओपीडी, ये फेफड़े की बीमारी कैसे होती है। तो 90% केस में सिगरेट स्मोकिंग है। स्मोकिंग किसी वजह से, सिगरेट हो सकती है, बीड़ी हो सकता है, हुक्का हो सकता है। तो धुएं के अंदर जो अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसके कारण होती है। अब सिगरेट स्मोकिंग या तो कोई पैसिव ले, मतलब कोई पी रहा है उसके आसपास के इन्वायरमेंट से आ जाए, या तो कोई खुद एक्टिवली पी रहा है, दोनों कंडीशन से हो सकता है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की बात करें तो जो अलग अलग तरह के फ्यूम्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्री से निकलते हैं, डस्ट हो सकता है, कुछ केसेस में इन्फेक्शन है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या टीबी का इन्फेक्शन है, ये भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करा देते हैं। तो बेसिकली ये मेन कारण है। अब इसमें शरीर के अंदर बदलाव क्या होता है, जब ये इनहेलेंट जो अंदर जाते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जाते हैं, तो अंदर का जो रास्ता है बेसिकली ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकाई है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है वो, और सारे सब्सटेंस आ जाने के कारण टिश्यू का डैमेज होने लगता है। जो इलास्टिन टिश्यू है जो उसकी वॉल के अंदर, वो डैमेज होने से इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो एयर को बाहर नहीं कर पाता, एक्सेल नहीं कर पाता, इसलिए एयर उसके लंग्स में ट्रैप रह जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चले कि किसी भी व्यक्ति को सीओपीडी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है। क्योंकि सीओपीडी के जो पेशेंट है लंबे समय से उनको बीमारी होती है, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसलिए जो ज्यादातर व्यक्ति होंगे वो 40, 45 और 50 साल में होता है, क्योंकि 15-20 साल में तो बीमारी धीरे धीरे डेवलप ही होती है। अब इस बीमारी में दिक्कत क्या है, जो इसके लक्षण आते हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक आते हैं, मतलब इस तरह के कि शुरुआत में थकान लगना या सांस फूलना, थोड़ा सा चल दिया और सांस फूलने लगी, या सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलने लगी, तो ये लक्षण तो एनीमिया के हो सकते हैं, खून की कमी के हो सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बुढ़ापे के लक्षण हो सकते हैं हमारे, या कुछ हार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या कोई ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट फ्यूम्स वगैरह, जैसे माइंस हैं अलग अलग तरह की, या घर बनने जहाँ पे काम होता है, या रोड के किनारे कोई वेंडर्स वगैरह हैं जो धूल खाते हैं, गाँव की महिलाएं हैं जो धुआं बहुत सारी लेती हैं, ऐसे लोग जिनको टीबी का इन्फेक्शन आता है, उनको सीओपीडी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए अगर उनको इस तरह के लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सबसे पहले ये देखें कि ये सीओपीडी है कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबे समय में सीओपीडी से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। शुरुआत में तो सिर्फ ये सांस लेने भर की दिक्कत होती है, पर जब बीमारी बढ़ती है तो बाकी की समस्याएं होती हैं। एक तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम होती है, हार्ट के अंदर बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि फेफड़ा और हार्ट दोनों मिलके काम करते हैं शरीर के अंदर। तो हार्ट के अंदर बदलाव आता है तो हार्ट आपका काम नहीं करेगा। शरीर में अगर ऑक्सीजन कम हुई तो ब्रेन भी काम नहीं करता है। इसके अलावा हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और दूसरी क्रोनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, कुछ केसेस में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। वजन ऐसा कम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कैंसर की संभावना लोग जाहिर करने लगते हैं वजन कम होने से। तो धीरे धीरे ये शरीर पूरा खोखला हो जाता है, इसलिए जल्दी दिखाना जरूरी है। ये ऐसी बीमारी है जो इलाज से बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डैमेज हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है। तो आपको इससे बचना है, बीमारी को जल्दी पकड़ना है, और एक बार ट्रीटमेंट चालू होगा तो बीमारी रुक सकती है और जो लक्षण है वो हो सकता है कि नहीं आए। तो अब बात करते हैं कि सीओपीडी का लक्षण कैसे पता चले, कौन कौन से कैसे लक्षण आते हैं। तो जो मेन लक्षण है कि सांस लेने में दिक्कत होना, थोड़ा सा काम किया तो सांस भरने लगती है, और कई बार सांस लेने में दर्द होने लगता है, डिस्निया भी कुछ पेशेंट्स में होने लगता है, और कुछ लोगों में खांसी आना, कफ के साथ में बलगम भी आ सकता है, एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो सीओपीडी के पेशेंट में आते हैं।
अमूमन फीवर नहीं आता, कुछ केसेस में वीजिंग साउंड भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका इलाज क्या किया जाए। अगर किसी को है COPD है, कुछ समय बीत गया है, तो अब क्या इलाज है, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले कुछ तो जांचें करनी पड़ती हैं कि किस टाइप का है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन रहता है तो एंटीबायोटिक चलेगी। और एम्फाइसीमा का थोड़ा सा मतलब डिफरेंट थोड़ा सा ही रहता है। तो इसके लिए कुछ आपको जांचें करवानी पड़ेंगी। एक तो एक्सपायरेट्रोमीटर से हम देखते हैं कि कितनी एक्सपायरेशन की कैपेसिटी है। तो FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट मिनट पे, उससे पता चल जाता है कि लंग्स कैसा काम करता है, फेफड़ा कैसा काम करता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करके दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं फंस गया है, कोई दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो पता चलता है। और इसके अलावा ECG करना होता है कि कहीं ये प्रॉब्लम हार्ट की संबंधित तो नहीं है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ केसेस में CT स्कैन करवाने की जरूरत पड़ती है और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये COPD है कि नहीं। अब आ जाते हैं इलाज पे। तो COPD के इलाज जो है उसके 3-4 अलग अलग पार्ट है। एक तो जो लक्षण है, मतलब सांस लेने की दिक्कत है, जो थकान लगती है, जो खांसी है, एक तो वो रिलीव करना है। दूसरा डिजीज के हमें प्रोग्रेशन को रोकना है। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है, मतलब कि लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन है, उसको करना है। कुछ वैक्सीन लेना है। इस तरह से अलग अलग चीजें हमें करनी है। तो जो सबसे पहली चीज करनी है वो प्रिवेंशन है, मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, स्मोकिंग को बंद करना है। क्योंकि 90% केसेस में सिगरेट स्मोकिंग ही कारण होता है, तो उसको बंद करना है। जब तक वो बंद नहीं करेंगे तो बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। जो डस्ट है, जो केमिकल फ्यूम्स है, उससे दूर रहना है। तो इसको अवॉइड करना मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये हो गया लाइफ स्टाइल में बदलाव। दूसरे आते हैं मेडिसिन पे। तो जो फेफड़े की संबंधित बीमारी होती है उसमें याद रखना, जो इनहेलर्स लिए जाते हैं, जो छोटे बच्चों में नेबुलाइजर्स देना है। इनहेलर्स के भी 2-3 टाइप होते हैं। सबसे अच्छे वही होते हैं क्योंकि उसमें दवाई की क्वांटिटी बहुत कम जाती है और डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है जहां जरूरत है शरीर को, पूरे शरीर में नहीं जाती, इसलिए इसके साइड इफेक्ट नहीं आते। तो जो इनहेलर्स है उसको आप काफी दिन तक ले सकते हैं, 20-25-30 साल तक ले सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट, क्योंकि इसकी डोज बहुत कम रहती है और डायरेक्ट जहां जरूरत है वहां पे रहती है। तो मेडिकेशन में हमें जो कि रास्ता सिकुड़ गया उसको बड़ा करना, उसको बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स में बीटा-2 एगोनिस्ट है, साल्ब्यूटामॉल, साल्मेटेरॉल है, फार्मेटेरॉल है। ये जो अस्थलिन आती है वो भी एक तरह का ब्रोंको डायलेटर्स होती है। और इसके साथ में ही जो इनहेलर्स रहते हैं उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन साथ में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल होने से जो फर्दर डैमेज है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये हो गई इनहेलर मेडिसिन की बात। और कुछ केसेस में जब बीमारी ज्यादा सीवियर है या अक्यूट किसी को अटैक आया है, मतलब बीमारी थी सडन बढ़ गई है, उस केसेस में कुछ दिन के लिए कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं। जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसमें एंटीबायोटिक देना है। कुछ केसेस में जो स्टेरॉइड है उसको मुंह से देना होता है। कुछ और दवाइयां हैं जो एक तो है फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इन्वेटर है, जो रास्ते को थोड़ा चौड़ा कर देता है। सो PD4 इन्वेटर है, रोफ्लुमिनास्ट, वो दिया जाता है। और कुछ केसेस में कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया। तो कुछ ये पर ज्यादा दिन तक नहीं, जो ओरल मेडिकेशन होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं लेना, स्पेशली स्टेरॉइड, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आते हैं। स्टेरॉइड लंबे समय देने में शरीर का लगभग हर ऑर्गन खराब होता है, स्पेशली हड्डियां हैं, मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, स्किन खराब हो जाती है, दिमाग के अंदर बदलाव आते हैं। तो ज्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड हमको किसी भी पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला और क्या कर सकते हैं। तो वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि जो बीमारी है कुछ वैक्सीन है, जैसे कि न्यूमोकॉकल की वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। ये बीमारी अगर आएगी COPD के पेशेंट में तो और उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं कि पल्मोनरी हैबिलिटेशन करना, मतलब कि एक्सरसाइज से थोड़ा लंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो एक्सरसाइज करना है, उससे लंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। रोज मतलब रेगुलर वॉकिंग करें या कुछ भी इस तरह से कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा फूड का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम है वो ज्यादातर केस में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। वो सबसाइड करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो होने चाहिए। वो ज्यादातर फ्रूट्स में होते हैं और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हैं वो आप लें, सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन A है, विटामिन E है, विटामिन C, ये सारे हीलिंग की प्रोसेस करते हैं। मिनरल्स वेजिटेबल्स में रहते हैं। तो आपको अच्छा डाइट लेना है, ऐसी डाइट जैसे कि जिसमें
कलरिंग सब्सटेंस डला रहता है या अलग अलग तरह के और प्रोडक्ट रहते हैं आर्टिफिशियल, वो कई बार इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, एज एलर्जन काम करते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। और एक ट्रीटमेंट ऑप्शन और है सर्जिकल ट्रीटमेंट। वो रेयर केसेस में अगर किसी का फेफड़ा में कुछ बुल्ला फॉर्मेशन हो गया है या बुल्ला फॉर्मेशन फटने से न्यूमोथोरेक्स हो गया है या लंग्स का कोई पर्टिकुलर सेक्शन इन्वॉल्व हुआ है, खराब है, उस केसेस में वो लोबेक्टमी करी जा सकती है या उस पूरे खराब पोर्शन को निकाला जा सकता है या बुलेक्टमी करी जा सकती है। और एकदम एक्सट्रीम केसेस में लंग्स ट्रांसप्लांट, जो कि यूजुअली इंडिया में नहीं हो पाता, इतना फिजिबल नहीं है। तो ये सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें कुछ तरह की ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सो जिनको भी ऐसा लक्षण लगता है कि 2-3 महीने उसकी खांसी बरकरार है या सांस लेने में दिक्कत, स्पेशली अगर 3 महीने से ऐसा है आ जाती है, तो सबसे पहले वो जांच करवाएं। और प्रिवेंशन सबसे बेटर इसमें एक रास्ता है, सिगरेट स्मोकिंग या दूसरी बीड़ी वगैरह इनको बंद करें। और जो कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और चूंकि ये 40-50 के बाद बीमारी अमूमन होती है, तो एक जो नॉर्मल लाइफ होती है 70-80 साल की, उतनी साल तक आराम से जिया जा सकता है। कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट करके डालें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।